हेलो बच्चों, अभी हमको डिस्कस करना है सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। कुछ फिनोमिना डिस्कस करेंगे विच आर पॉसिबल ड्यू टू सनलाइट। एंड द फर्स्ट फिनोमिना एंड विच इज वेरी कॉमन फिनोमिना इज रेनबो। तो रेनबो is a natural phenomena which occurs due to sunlight. सबसे पहले रेनबो क्या होता है? तो रेनबो is an example of dispersion of sunlight, because we know that sunlight consists of 7 colors. Sunlight is a polychromatic light. It consists of 7 colors. Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. 7 colors. इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Vibgyor. तो रेनबो is an example of dispersion of sunlight by the water droplets in the atmosphere. का मतलब जब ये सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स में से पास होगा तो उसका डिस्पर्शन होगा। रेनबो इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट। ये एक कंबाइंड इफेक्ट है ऑफ डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइट। तो रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन। तो रेनबो एक कंबाइंड इफेक्ट है 3 लाइट के फिनोमेना का। और कौन कौन से लाइट के फिनोमेना है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रेनबो इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द spherical water droplets of rain. Rainbow can be divided into 2 types: primary rainbow and the second one is secondary rainbow. इसके 2 types होते हैं रेनबो के, primary rainbow and secondary rainbow. Now what is a condition necessary for the formation of rainbow? अगर रेनबो हमको देखना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? सबसे पहले सन शुड बी शाइनिंग इन द वेस्टर्न होराइजन। का मतलब सन शुड बी टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन एंड रेन इज टेकिंग प्लेस इन द ईस्टर्न होराइजन। का मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू द सन। तो सन इज इन द वेस्टर्न होराइजन and it's raining in the eastern horizon. And when we observe the rainbow, जब हम लोग रेनबो ऑब्जर्व करेंगे तो अगर रेनबो हमारे सामने है तो we are facing the eastern horizon, तो our back is towards the sun. तो while observing the rainbow we are facing the rainbow, हम लोग रेनबो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारी जो बैक होगी वो कहां पे होगी? towards the sun. Our back is facing the sun and we are pointing towards the eastern horizon. This is the necessary condition of formation of rainbow. Let us understand the formation of primary rainbow. तो यहां मैंने 2 वाटर ड्रॉपलेट्स को ड्रॉ किए हैं. These are 2 water droplets. और ऐसे many water droplets are present in the atmosphere. And sunlight, which consists of 7 colors, Vibgyor, is passing through these water droplets. तो मैं इस ड्रॉपलेट को एक्सप्लेन कर रहा हूं. सिमिलर फिनोमेना इज हैपनिंग एट द सेकेंड ड्रॉपलेट ऑल्सो. तो सनलाइट जब भी वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करेगा वहां पे उसका डिस्पर्शन होगा. तो फर्स्ट फिनोमेना डिस्पर्शन देखो यहां पे हो रहा है. So this sunlight will split into 7 colors, Vibgyor, at this point. ये होगा dispersion of sunlight. फिर all the 7 colors, actually में 7 colors होंगे, हम लोग सिर्फ extreme colors को यहाँ पे draw कर रहे हैं, violet and red. These are the 2 extreme colors. तो these extreme colors will then strike
on the inner surface of the water droplet. तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म होगा, रेड कलर का यहां पे होगा, वायलेट कलर का यहां पे होगा, तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होगा। तो यहां पे होगा उनका इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो यहां पे डिस्पर्शन के साथ रिफ्रैक्शन भी हुआ है, फिर यहां पे हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होगा। तो रेज विल अंडरगो इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे हुआ था रिफ्रैक्शन, यहां पे हुआ इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड वापस जब रेज यहां पे आएंगे तो दे विल चेंज द मीडियम फ्रॉम वाटर टू एयर, तो यहां पे उनका रिफ्रैक्शन होगा। तो प्राइमरी रेनबो में आप ऑब्जर्व करो, देयर आर टू रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ, दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ, और एक बार हुआ रिफ्लेक्शन। यहां पे रिफ्लेक्शन का मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन प्राइमरी रेनबो वी कैन सी इट्स अ 3-step प्रोसेस। 3-step प्रोसेस कैसे? रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड द रे विल कम आउट। तो we say primary rainbow is a result of 3-step process। और 3 स्टेप कौन से होंगे? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। का मतलब 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ और 1 टाइम रिफ्लेक्शन हुआ। 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन, 1 टाइम रिफ्लेक्शन। यहां पे रिफ्लेक्शन का मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन। Then red ray will emerge from the water droplets. Red ray will emerge from the water droplet, making an angle of 42 degree with respect to incoming sunlight. तो ये जो रेड कलर वाटर ड्रॉपलेट से इमर्ज हो रहा है, तो ये सनलाइट के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, देखो ये सनलाइट का डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन को मैंने यहां पे ड्रॉ किया पैरेलल। तो रेड लाइट विल इमर्ज मेकिंग एन एंगल ऑफ 42 डिग्री विद द इनकमिंग सनलाइट। का मतलब ये एंगल 42 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल 42 डिग्री होगा, ये वाला, विद द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। एंड वायलेट कलर विल इमर्ज फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। का मतलब ये जो वायलेट कलर इमर्ज हो रहा है, ये सनलाइट के साथ 40 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो अगर ये एंगल 40 होगा तो ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। तो रेड color makes an angle of 42 degree with the incoming sunlight, and violet color makes an angle of 42 degree with the 40 degree with the incoming sunlight. And primary rainbow is seen as a colorful arc, semi-circular arc के फॉर्म में हमको दिखाई देगा। तो primary rainbow is seen as a semi-circular colorful arc with violet color at the inner edge। का मतलब वायलेट कलर एकदम बॉटम पे होगा, इनर एज, एंड रेड कलर विल बी एट द आउटर एज। का मतलब एक्सट्रीम एंड पे, आउटर एज पे रेड होगा एट द टॉप, एंड एट द बॉटम इनर एज पे कौन सा होगा? वायलेट कलर। एंड ऑल द रिमेनिंग कलर्स, ऑल द रिमेनिंग 5 कलर्स विल बी लाइंग बिटवीन वायलेट एंड रेड। तो इन प्राइमरी रेनबो वायलेट कलर इज द इनर एज, का मतलब एट द बॉटम, एंड रेड कलर इज एट द outer edge, का मतलब at the top। and primary rainbow is a 3-step process। और कौन से 3 स्टेप होंगे? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। का मतलब 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन, 1 टाइम रिफ्लेक्शन। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो। नाउ लेट अस डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। Understand the formation of secondary rainbow। Secondary rainbow is present above the primary rainbow। ये जो सेकेंडरी रेनबो होगा ये प्राइमरी रेनबो के ऊपर हमको दिखाई देता है। एंड सेकेंडरी रेनबो का जो इंटेंसिटी होगा या उसका जो ब्राइटनेस होगा, इट इज लेसर देन दैट ऑफ प्राइमरी रेनबो। का मतलब ये थोड़ा फेंट होगा, इट इज नॉट एज ब्राइट एज प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो के लिए देखो ये रेन ड्रॉप्स है, एंड दिस इज सनलाइट पासिंग थ्रू द रेन ड्रॉप्स। जब भी सनलाइट रेन ड्रॉप में एंटर होंगे, वहां पे उनका डिस्पर्शन होगा, और डिस्पर्शन के साथ यहां पे रिफ्रैक्शन भी होगा।
तो दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहां पे डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ऑल द 7 कलर्स विल गेट स्प्लिट अप। फिर ये जो 7 कलर्स होंगे, हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम कलर्स ही यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, रेड एंड वायलेट, बट रेड और वायलेट के बीच में और 5 कलर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर डिस्पर्शन ये जो 7 कलर्स होंगे उनके 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगे। आप रेड कलर पे ऑब्जर्व करो, ये हो गया रिफ्लेक्शन नंबर 1, ये हो गया रिफ्लेक्शन नंबर 2, दीज आर 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस। और फिर ये जो रेड कलर होगा या ऑल द 7 कलर्स होंगे, ये रेन ड्रॉप्स के बाहर आएंगे, तो वापस एक चेंज ऑफ मीडियम हो गया, तो ऊपर यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। तो हियर वी कैन सी इन अ सेकेंडरी रेनबो देयर आर 4 स्टेप्स, और 4 स्टेप कौन से होंगे? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। का मतलब इन सेकेंडरी रेनबो ईच कलर undergoes 2 refractions and 2 internal reflection। ये हर एक कलर के साथ होगा, 2 refraction and 2 reflections। तो secondary rainbow is a result of 4-step process, और ये 4 steps कौन से होंगे? 2 refractions and 2 internal reflections। देखो ऐसे, refraction, reflection, reflection and refraction। And because of 2 reflections, because of 2 internal reflections, the sequence of colors found in the secondary rainbow is exactly opposite to that in the primary rainbow। तो सेकेंडरी रेनबो में जो कलर के सीक्वेंस होंगे वो एग्जैक्टली अपोजिट होंगे टू दैट ऑफ प्राइमरी रेनबो। Therefore, in secondary rainbow, red color will be the inner edge, का मतलब ये इनर आर्क होगा उस रेनबो का, एंड वायलेट कलर विल बी द आउटर एज, एग्जैक्टली अपोजिट टू ऑर्डर ऑफ प्राइमरी रेनबो। तो इन सेकेंडरी रेनबो रेड कलर इज द इनर एज, वायलेट कलर इज द आउटर एज, एंड द एंगल मेड बाय रेड कलर is 50 degree when they emerge from the water droplets। का मतलब रेड कलर जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में बाहर आएगा तो ये इनकमिंग सनलाइट के साथ 50 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल 50 डिग्री होगा। एंगल मेड बाय रेड कलर व्हाइल कमिंग फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट विथ रिस्पेक्ट टू सनलाइट, इनकमिंग सनलाइट इज 50 डिग्री। एंड जब ये वायलेट कलर इस रेन ड्रॉप से बाहर निकलेगा तो ये वायलेट कलर इनकमिंग सनलाइट के साथ 53 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो रेड कलर फॉर्म्स 50 डिग्री एंगल, वायलेट कलर फॉर्म्स 53 डिग्री का एंगल विद द इनकमिंग सनलाइट। And as I discussed earlier, secondary rainbow is fainter than the primary rainbow because of 2 internal reflections। Brightness of secondary rainbow is less than brightness of primary rainbow। तो ये हो गया discussion of secondary rainbow, and this is a complete discussion of first phenomena, that is rainbow। Second phenomena due to sunlight is scattering of light। तो scattering of light is another phenomena which take place due to sunlight। Basically, scattering of light क्या होता है? लाइट जब भी कोई मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है, कमरा लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बट उस लाइट के पाथ में समझो कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए, और उन मॉलिक्यूल्स का जो साइज है दैट साइज इज वेरी स्मॉल। हाउ स्मॉल? इट शुड बी वेरी मच लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फिर लाइट इन मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब करेंगे, मतलब when a light passes through certain molecules which are very smaller in size, then those molecules will absorb that light, वो लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे।
उसके बाद उसको वापस रेडिएट करेंगे. रेडिएट का मतलब एमिट करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस. So if a light is incident on these tiny molecules, where the size of molecule is very much less than wavelength, तो पहले लाइट एब्सॉर्ब होगा इन मॉलिक्यूल्स में और फिर ये मॉलिक्यूल्स उस लाइट को रेडिएट करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फिनोमेनन इन विच लाइट इज डिफ्लेक्टेड या scattered from its path due to its interaction with the particles of the medium through which it passes. Scattering of light, ये जो process है, that process involves absorption of light by the molecules. पहले light absorb होगा molecules में, and then it is re-radiated, का मतलब it is re-emitted in different डायरेक्शंस. ऐसे दो प्रोसेस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है. पहले लाइट एब्जॉर्ब होगा बाय द मॉलिक्यूल्स और फिर ये मॉलिक्यूल्स उस लाइट को वापस एमिट करेंगे, रेडिएट करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड दैट इज स्कैटर्ड लाइट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ऐसे दो प्रोसेस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है. पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द मॉलिक्यूल्स एंड बाद में री रेडिएशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, इसको हम लोग कॉल करेंगे आई. का मतलब लाइट कितना स्कैटर्ड हो रहा है, लाइट कितना स्प्रेड हो रहा है. तो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. लाइट कितना स्कैटर होगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, स्कैटर लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. नंबर वन, wavelength of light. Intensity of scattered light depends upon wavelength of light. And factor number two, size of the particles which are causing the scattering. का मतलब लाइट जिन पार्टिकल्स पे इंसिडेंट हो रहा है उन पार्टिकल्स का साइज कितना होगा. साइज का मतलब अगर पार्टिकल स्फेरिकल है तो उसका रेडियस. तो ऐसे दो फैक्टर पे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड करता है, वेवलेंथ and size of the molecules which are scattering the light. Now there was one scientist called Rayleigh, और इस Rayleigh ने एक स्कैटरिंग का लॉ दिया था, and that law is called Rayleigh's law of scattering. तो Rayleigh's law of scattering is a relation between intensity of scattered light and wavelength. Scattering of light is more prominent, as I said before, scattering of light is more prominent when the size of the molecule is very much less than wavelength. तो अगर size of molecule को मैंने A symbol से denote किया तो A should be very much less than lambda, तभी scattering proper होगा. तो according to Rayleigh's law of scattering, the intensity of the scattered light का मतलब amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength. Intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength. But this relation is applicable when the size of the scattering particles, that is A, is very much smaller than wavelength of light. तभी Rayleigh's law of scattering applicable होगा. So according to Rayleigh's law of scattering, intensity of the scattered light I is inversely proportional to the fourth power of wavelength. So we can say I is inversely proportional to lambda raised to 4. I is inversely proportional to lambda raised to 4. यहाँ पे I is intensity of scattered light and lambda is wavelength. But this relation, this law is applicable for A very much less than lambda. तो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसमें लाइट जब भी किसी मॉलिक्यूल्स में से पास होगा उन मॉलिक्यूल्स का साइज इज वेरी मच लेस देन वेवलेंथ. तो पहले तो लाइट एब्सॉर्ब होगा बाय द मॉलिक्यूल्स एंड बाद में उसी लाइट को मॉलिक्यूल्स री रेडिएट करेंगे, का मतलब री एमिट करेंगे इन डिफरेंट
direction. That phenomenon is called scattering of light. Interesting phenomena based on the phenomena of scattering of light is blue color of the sky. तो when we look up in the sky, हमको sky जो है वो blue color का दिखाई देता है during daytime obviously, और night में sky तो हमको दिखाई नहीं देता है. During night time we can see stars in the atmosphere, but morning में जब भी sunrise होता है, all the stars disappear and we see the blue color of the sky. तो ये जो स्काई का ब्लू कलर है, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. बिकॉज अर्थ के अराउंड में जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के बाहर उसका एटमॉस्फेयर है, वी कॉल इट अर्थ एटमॉस्फेयर. एंड अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. Oxygen gas molecules, nitrogen gas molecules, and so on. Earth atmosphere also consists of dust particles, smoke particles. But as compared to size of gas molecules, dust particles and smoke particles are huge in size. So when sunlight passes through gas molecules, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो लाइट को स्कैटर करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, स्काई अपीयर्स ब्लू. तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अभी हमने स्टडी किया था रेलिग्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग. According to Rayleigh's law, intensity of the scattered light I is inversely proportional to the fourth power of wavelength. तो सिंबल में क्या लिखेंगे? I is inversely proportional to lambda raised to 4. This is Rayleigh's law of scattering. तो हमारे जो विजिबल स्पेक्ट्रम के जो 7 कलर्स है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, green, yellow, orange and red. So among the 7 colors of visible spectrum, wavelength of blue light is less than wavelength of red light. Blue light का wavelength जो है वो red से कम है. In fact, extreme end पे तो violet color है, isn't it? क्यों है ना, violet से लेके red तक. बट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ब्लू एंड रेड. द रीजन इज आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव टू ब्लू कलर एज कंपेयर टू वायलेट एंड इंडिगो. वायलेट एंड इंडिगो कलर के कंपैरिजन में हमारे जो आईज है ये ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है. इसके लिए हमको स्काई दिखाई देता है ब्लू कलर का एंड नॉट वायलेट कलर का, बिकॉज वायलेट तो ब्लू से भी ज्यादा स्प्रेड होना चाहिए. But sky appears blue because our eyes are more sensitive to blue color as compared to violet and indigo. तो blue color का wavelength is less than red color का wavelength. Therefore, scattering का मतलब intensity of scattered light for blue color is greater than scattered light for red color. In other words, ब्लू कलर जो है वो ज्यादा स्कैटर होगा, ज्यादा फैल जाएगा, ज्यादा स्प्रेड आउट होगा, एंड रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा. नाउ सिंस ब्लू कलर स्कैटर मोर, इट विल स्प्रेड आउट मोर. सो व्हेन वी लुक एट द स्काई, वी सी स्काई ब्लू इन कलर. रीजन क्या है? बिकॉज ब्लू जो है ना वो सब जगह पे स्प्रेड हो चुका है स्काई में. Because scattering of blue light is greater than all the remaining colors. Actually, as I said before, scattering is maximum for violet color. But our eyes are more sensitive to blue light than violet. That's why sky appears blue in color. तो ये जो ब्लू कलर ऑफ स्काई का जो फिनोमिना है, इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट.
light phenomena. So this is explanation of blue color of the sky. Another interesting application of scattering of light is red color of the sun during sunrise and sunset. तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे अगर आप सन को ऑब्जर्व करोगे तो सन हमको रेडिश या थोड़ा ऑरेंज शेड में उसमें दिखता है. तो सन का कलर हमको रेडिश क्यों दिखता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? तो उसका भी एक्सप्लेनेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सनराइज एंड सनसेट होता है नियर द होराइजन. का मतलब नियर द ईस्टर्न होराइजन सनराइज होगा एंड नियर द वेस्टर्न होराइजन सन सेट होगा. तो यहां देखो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है. ये प्लैनेट अर्थ का एक स्मॉल कर्वेचर है एंड हम लोग यहां पे है. सो वी आर द ऑब्जर्वर. और हमको पता है कि अर्थ के अराउंड में उसका एक एटमॉस्फेयर भी है. तो ये हो गया अर्थ का एटमॉस्फेयर. एंड अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स. तो दिस अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ different types of gas molecules or we can say air molecules. Now suppose ये सन का पोजीशन है इन द ईस्टर्न होराइजन. का मतलब यहां से सन राइज होगा एंड ड्यूरिंग द डे टाइम ये सन ऐसे हमको रोटेट होते हुए दिखेगा एंड इन द आफ्टरनून करीब 12 बजे हमको सन दिखाई देगा एकदम टॉप पे. फिर वापस आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम पे सन सेट हो जाएगा. ये हो गया वेस्टर्न होराइजन. तो ऐसे हमको सन मूव करते हुए दिखाई देता है ड्यूरिंग द डे. एक्चुअली मूवमेंट सन का नहीं होता है, मूवमेंट तो अर्थ का है. अर्थ रोटेट कर रहा है. बट जब हम लोग सन को देखते हैं फ्रॉम द अर्थ हमको सन मूव करते हुए दिखाई देता है. तो ईस्टर्न होराइजन से सन राइज होगा और वेस्टर्न होराइजन पे सन सेट होगा. तो नियर द होराइजन जब सन राइज होता है या सन सेट होता है तभी ये जो सन का कलर होता है ये हमको रेडिश दिखाई देता है. तो उसका रीजन क्या है? देखो कि नियर द होराइजन जब सन अपीयर होगा का मतलब सन सेट होगा एंड नियर द वेस्टर्न होराइजन जब सन डिसअपीयर होगा उसके पहले ये जो सन लाइट होगा ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास होगा. So this is sun rays traveling through the Earth's atmosphere and then it reaches the observer. Similarly यहाँ पे जब सन सेट हो रहा था तब भी सनलाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास होके it will reach the observer. यहाँ पे देखो सन रेस को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एज कंपेयर टू सन व्हेन इट इज ओवरहेड. तो यहाँ पे सनरेज कम डिस्टेंस कवर करेंगे इन द एटमॉस्फेयर. यहाँ पे सनरेज को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. तो सन रेज हैव टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस व्हेन द सन इज नियर द होराइजन. सन रेज को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा व्हेन द सन इज नियर द होराइजन. ये डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. And while traveling through the Earth's atmosphere, different colors of sunlight. Sunlight consists of 7 colors. Vigor. तो सनलाइट जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास हो रहा था तो मोस्टली सब कलर जो स्कैटर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रेनिंग्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग. तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो सनरेज को स्कैटर करेंगे. का मतलब different colors including blue, violet and most of other colors they will get scattered by the molecules of air. And scattering सबसे कम होता है रेड कलर का because रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है. तो since red color scatters minimum therefore only red is able to reach the observer. का मतलब सन जो है सनलाइट जो है वो सब कलर एमिट कर रहा था
बट ये जो कलर थे वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद स्कैटर हो गए, स्प्रेड हो गए, और सिर्फ रेड जो था वो कम स्कैटर हुआ था, इसके लिए सिर्फ रेड कलर ही यहां तक बच गया। इसका मतलब ऑब्जर्वर जब इस सन को देखेगा तो उसको सिर्फ रेड लाइट ही सन से आते दिखेगा, एंड देयरफॉर ऑब्जर्वर विल सी सन इन रेडिश कलर। थोड़ा उसमें ऑरेंज का भी शेड होगा, बट प्रीडोमिनेंटली वो रेड कलर का होगा। तो बाकी सब कलर तो स्कैटर्ड हो गए, सनलाइट के जो बाकी कलर थे वो सब स्कैटर्ड हो गए, सिर्फ रेड जो था वो कम स्कैटर हुआ है, इसके लिए रेड इज एबल टू रीच द ऑब्जर्वर। तो इसके लिए ऑब्जर्वर जब इस सन को ऑब्जर्व करेगा ड्यूरिंग सनसेट या ड्यूरिंग सनराइज, उसको सन रेडिश कलर का दिखाई देगा, बिकॉज रेड कलर सबसे कम स्कैटर हुआ था, तो सिर्फ रेड कलर इज एबल टू रीच द ऑब्जर्वर। बाकी सब कलर जो है वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गए, सो दे विल नॉट रीच द ऑब्जर्वर। तो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो ये था एक अनदर एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ